सबसे पहले तो मैं सभी रतनगढ़ के मेरे पूजा योग बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इस कार्यक्रम में आए माता और बहनों, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व विधायक अवनीश महर्षि जी, सरदार शहर से प्रत्याशी भाई राजकुमार रेडवा जी, लोकसभा के संयोजक ओम जी सारस्वत जी, प्रदेश के मंत्री वासुदेव चावला जी, जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा जी, विधानसभा संयोजक अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, बजरंग गुर्जर जी, विधानसभा चुनाव संयोजक संतोष जी तालड़िया जी, पूर्व प्रधान श्रीमती रूबी महर्षि जी, भागीरथ सिंह जी, दीनदयाल जी पारिक साहब, अभिषेक चोटिया जी, शिव भगवान जी, हिम्मत सिंह जी, शिखा बैद जी, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री गोपाल जी, श्रवण माली जी चेयरमैन साहब, और इस कार्यक्रम में आए सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। मुझे पता है ये रतनगढ़ प्रसिद्ध व्यापारी, विद्वानों का, महान संतों का, साहित्यकारों का, कवियों का, वैद्यों का, कलाकारों का और महान देशभक्तों का ये रतनगढ़ है। ऐसे सभी को मैं प्रणाम करता हूं। यहाँ की प्राचीन भाषा संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान भी यहाँ हुए हैं। इस क्षेत्र ने राजस्थान को दिशा देने का काम भी किया है। हमारे कई उद्योगपति ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान से निकल करके दुनिया में नाम किया है। ये राजस्थान की धरती, ये चूरू की धरती, रतनगढ़ की धरती, सरदार शहर की धरती, निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि यहाँ का व्यक्ति कोई भी निकला है, उसने अपनी जन्मभूमि का नाम किया है और दुनिया में जाकर के अपने रतनगढ़ और चूरू की छाप उन्होंने छोड़ी है। मित्रों, रतनगढ़ के भाई हनुमान पोद्दार जी, जिन्होंने गीता प्रेस के माध्यम से सनातन को घर घर में पहुंचाने का काम किया है, सुप्रसिद्ध कवि स्वर्गीय किशोर कल्पनाकांत जी, स्वर्गीय सीताराम जी महर्षि, स्वर्गीय गजानंद वर्मा जी, रामदत्ती सांस्कृतिक आदि ने राजस्थान व हिंदी की साहित्य में समृद्ध व रतनगढ़ क्षेत्र का गौरव बढ़ाने का काम किया है। यहाँ के सेठों ने अपनी उद्यमता और शालीनता से देश और प्रदेश में सम्मान पाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि आपके इस रतनगढ़ की खुशबू प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों, आपने हर परिस्थिति में, हमारे पूर्वजों ने इस रतनगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया है। इनके अंदर अपना सनातन, अपनी संस्कृति, अपना विचार, देश के प्रति प्रेम, यहाँ के लोगों की खासियत रही है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आपने देखा होगा इस देश के अंदर कभी हूण आए, कभी कुषाण आए, कभी इस्लाम आए और कभी अंग्रेज आए। उन्होंने इस देश की संस्कृति को बदलने का काम किया, लेकिन वो इस देश की संस्कृति को नहीं बदल पाए। वो स्वयं तो बदल गए, लेकिन ये संस्कृति हमारे देश की नहीं बदली, ये हमारी धाती है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्र, देश की आजादी में हमारे उन पूर्वजों का कितना बड़ा योगदान था। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने आजादी की लड़ाई हम और आपके लिए लड़ी थी। यहाँ आने वाली संतान हमारे स्वतंत्र रूप से काम करे, हमारे देश को, हमारे प्रदेश को, हमारे कस्बे को, हमारे गांव को ठीक प्रकार से बढ़ाने का काम किए।
इसलिए उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने आप को आहूत कर दिया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 7 दशक हो गए, आपने देखा होगा देश की स्थिति क्या है। जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने जिस उद्देश्य के लिए लड़ी थी, जिनके मन में जो भाव था, उस भाव के साथ उन्होंने काम किया था और अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा देश की दिशा बदलने लग गई। देश तुष्टीकरण के आधार पर चलने लग गया। देश के अंदर भ्रष्टाचार कितनी बड़ी सीमा पे होने लग गया। देश में आतंकवाद का बोलबाला हो गया। देश में जिस तरह की परिस्थिति बनी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 से के पहले की परिस्थिति को आप सभी जानते हो, आपने देखा भी है, आपने उस समय की स्थिति भी देखी है कि आए दिन किस तरह के भ्रष्टाचार होते थे। धरती पर भी भ्रष्टाचार होता था, पाताल में भी भ्रष्टाचार होता था और आसमान के अंदर भी भ्रष्टाचार होता था। तुष्टीकरण के आधार पर देश चलता था। आतंक भी आते थे, बम फोड़ करके चले जाते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद देश में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में कितना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को सहारा देकर गरीब को उठाने का काम किया है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को निकाल करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा होगा हमारे विकास की स्थिति क्या थी। देश में सिर्फ भ्रष्टाचार होता था। ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। इसने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पैदा किया है और इसने आदत भी बदल दी लोगों के। जो ईमानदारी से काम करते थे, उन ईमानदार लोगों को भी मजबूर कर दिया, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस को भ्रष्टाचार चाहिए, भ्रष्टाचार चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया है। और उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खाया तो अंदर से भी निकाल लूंगा। अब आप देख रहे हैं इन भ्रष्टाचारियों के बाद जब प्रेशर आ रहा है, एक एक सांसद के पास 300-300 करोड़ रुपए नगद मिल रहे हैं। जिस तरह से देश में इन्होंने भ्रष्टाचार पैदा किया है, ये भ्रष्टाचार मिटना चाहिए या नहीं मिटना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब कार्रवाई हो रही है। ये नेता बंद हो रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे भाई, पैसा तो आपके घर से मिल रहा है, आपके घर की अलमारियों से मिल रहा है, बेड में से मिल रहा है। आपको जहां देखो वहां पैसा ही पैसा मिल रहा है। एक एक दिन में 300-300 करोड़, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ रुपए मिल रहा है। कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं? ये आपको गलत लग रहा है क्या? ये ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? तो इनको सबक सिखाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, इस देश के अंदर 2014 के बाद गरीब कल्याण से लेकर के, देश के विकास से लेकर के, सीमा की सुरक्षा से लेकर के और दुनिया के अंदर भारत का डंका बजते हुए आप सब देख रहे हैं जिस तरह से देश का मान और सम्मान बढ़ा। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, आपको सबको अनुभव है, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। राजनेता को जो कहना चाहिए, जिस पार्टी को कहना चाहिए, वादा करना चाहिए, वो पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
वो पूरा करना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2014 और 2019 में जो वायदे किए थे, वो एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं, एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने हर साल का हिसाब देने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी राजस्थान की सरकार को 3.5 महीने से कुछ दिन हुए हैं, हमने जो संकल्प पत्र आपके बीच में हम लेकर के गए थे, उस संकल्प पत्र का 45% तक हमने पूरा करने का काम इस 90 दिनों में किया है। और आप देख रहे होंगे, महसूस कर रहे हो, हमने आपसे वायदा किया था, हमने कहा था कि हम जो वायदा आपके बीच में कर रहे हैं उस एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। हमने देखा कि हमने आपसे वायदा किया, जो हमारा किसान का बेटा खून के आंसू रो रहे थे, क्योंकि किसान का पैसा कैसा होता है आपको पता है। किसान अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कहां से कैसे पैसा खर्च करता है, और वो पैसा लेकर के आता है, ट्यूशन कराता है, कोचिंग कराता है, हॉस्टल में भी रखता है, और उसको कमरा दिला करके भी रखता है, मकान दिलाता है, पैसा खर्च करता है। बेटा पिताजी को विश्वास दिलाता है कि मैं अब की बार मेरे को पढ़ाइए, मैं नंबर लेकर के आऊंगा, और पिता के लिए सहारा बनने के लिए वो बेटा भी मेहनत करता है, लेकिन उस बेटा की मेहनत भी बेकार जाती है और पिता का परिश्रम भी बेकार जाता है। जब पेपर लीक हो जाता है, जो हमारा बेटा खून के आंसू रोता है। हमने कहा जिन युवाओं का खून के आंसू रुलाने का काम किया है, हम उसको किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। और आपने देखा, हमने कहा हम SIT गठित करेंगे, उसकी जांच कराएंगे। हमने SIT भी गठित की और उसकी जांच भी हो रही है। और आप देख रहे हैं, डेली कोई ना कोई, कभी 5, कभी 8, कभी 10, 85 आदमियों को गिरफ्तार किया है, 85 लोगों को। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने नकल की है, और कहीं से नकल का सामान खरीद करके इन्होंने नकल करने का काम किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अभी तो वो लोग आए, धीरे धीरे वो भी आने वाले हैं जिन्होंने नकल का सौदा किया था, जिन्होंने इस राजस्थान को, जिस तरह से राजस्थान को बदनाम करने का काम किया था। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। हमने कहा था ये गैंगस्टर आते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं गोली चला करके चले जाते हैं, किसी व्यापारी को धमका के चले जाते हैं, व्यापारी से चौथ वसूली मांगते हैं। हमने कहा ये नहीं चलेगा, हमारा व्यापारी ठीक प्रकार से काम करेगा, हमारे व्यापारी को कोई भी परेशान नहीं करेगा। यह गैंगवार यहां नहीं चलेगा। अगर गैंगवार ने राजस्थान के अंदर आने की हिम्मत की तो उसको वापस नहीं जाने दिया जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा। मित्रों, हमने जो किया है, हमने वादा किया कि महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। हमने 25 दिसंबर को कैबिनेट की मीटिंग की और 1 जनवरी से हमने 450 रुपए में राजस्थान की 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर देने का काम किया। हमने कहा हम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाएंगे। हमने 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। हमारी राजस्थान की सरकार ने पहली किस्त में 2,000 बढ़ाते हुए 8,000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और यही नहीं किया, आपको पता है हमारी केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देती थी, लेकिन वहां से बार बार पत्र केंद्र की सरकार से आते थे कि आपके यहाँ किसान सम्मान निधि, क्योंकि जिनके पिताजी का देहावसान हो जाता है उनका नामांतरण उनके बेटे बेटियों को खुलता है कि नहीं खुलता है, खुलता है कि नहीं खुलता है, उनकी सूची भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए, जिससे केंद्र से पैसा मिले, भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए। भाई किसी के पिताजी के 3 संतान हैं, उन 3 संतान को भी अगर
6,000 रुपये मिलेगा तो कोई क्या नुकसान है राजस्थान की सरकार को। लेकिन गहलोत सरकार ने वो सूची भी नहीं भेजी। हमने ऐसे राजस्थान के 60,000 किसानों को बढ़ाने का भी काम किया है, जिससे उनको सम्मान निधि मिलने का काम हो। हमने गेहूं की एमएसपी बढ़ाने की बात कही थी, 2275 रुपए से लेकर के 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए गेहूं की एमएसपी बढ़ाने का काम हमने किया है। यही नहीं, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा की पेंशन मिलती है, 1000 रुपए मिलती है। लेकिन हमारे वो बुजुर्ग दवाई के लिए, अगर बुजुर्ग हैं, घर में कोई बहन बेटी आती है, बुआ आती है, तो उनका जेब में हाथ जाता है, क्योंकि 1000 रुपए उनको मिलते हैं। मैंने कहा इनकी कम है, हमने 10% बढ़ा करके 1150 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया। हमारी जनप्रतिनिधि, हमारे पंच, सरपंच, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, हमारे नगर निकाय के हमारे पार्षद, आज तक किसी ने उनका वेतन नहीं बढ़ाया। हमने कहा भाई ये काम कर रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, सबका वेतन बढ़ना है, तो इनका भी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? सरपंच दिन रात घूमते हैं बेचारे, पंच हमारे जाते हैं, मीटिंग में तो जाते हैं। हमने कहा उनका भी हम 10% वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। हमने उनका भी 10% भत्ता बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी ऐसी योजना जो हमने देखा, हमारा ये साल पूरा राजस्थान के पानी के लिए रहेगा। राजस्थान के पानी के लिए आप देखते हैं, एक छोटा सा प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, सबसे पहले वहां क्या व्यवस्था करते हैं? भाई कोई भी काम हो तो पानी की व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हमारे राजस्थान को सबसे पहले क्या व्यवस्था होनी चाहिए? पानी की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारी सरकार बनते ही हमने सबसे पहले तो ये जो झूठ बोल रहे थे और ईआरसी पर राजनीति कर रहे थे, हमने कहा कि हम ईआरसी पर राजनीति मत करो, काम करो। आपकी भी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर थी, आपकी भी सरकार केंद्र के अंदर थी, आप पानी क्यों नहीं लाए? 70 साल में किसने मना किया? सबसे ज्यादा राज इस प्रदेश में रहा है तो कांग्रेस का रहा है। लेकिन आप देखोगे हर बजट में ईआरसी, हर घोषणा में ईआरसी, लेकिन काम कुछ नहीं। हमने कहा ऐसे नहीं चलेगा, काम करके दिखाएंगे। हमने मित्रों में कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पूरे राजस्थान की जनता से बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मैंने ईआरसी की बात रखी, उन्होंने मध्य प्रदेश से कहा, मेरे से कहा, मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को फोन किया और 3 दिन के अंदर पूरा मसला सेट करके ईआरसी की योजना को मूर्त रूप देते हुए और उस पर समझौता करने का काम किया। 13 जिलों को पानी मिलने वाला है, आज के 21 जिले हैं, 21 जिलों को पानी मिलेगा, पीने का पानी अलग मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर का सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। यह समझौता हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने यमुना समझौता किया। यमुना समझौता के लिए मेरे से कहा कि यमुना का पानी हमारे 3 जिले चूरू, सीकर, झुंझुनू के लिए पानी मिलना चाहिए। हमने कहा मैं दिखवाते हैं फाइल कैसी है, कैसे नहीं है, क्या हुआ है, आगे क्या वार्ता हुई है। हमने हमारे अधिकारियों से कहा कि फाइल निकाल करके लाइए। हमारे अधिकारी फाइल निकाल करके लाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने यमुना समझौते के नाम पर सिर्फ राजनीति की थी। हमारे झुंझुनू के नेता, बड़े नेता, उनके पिताजी भी बड़े नेता रहे, उन्होंने क्या किया, 1-2 बार इंजीनियरों को लाए, भाटा लगवा दिया कि यमुना का पानी लेकर के आऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, कांग्रेस का मुझे एक भी पत्र ऐसा नहीं मिला कि उसने हरियाणा सरकार को या केंद्र की सरकार को कोई यमुना समझौते के लिए कोई पत्र भी लिखा हो, कोई पत्र भी लिखा हो। आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर पत्र भी लिखा था तो 1994 में हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व राष्ट्रपति, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री
भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था 1994 में यमुना समझौते। ये बात करते हैं लेकिन काम नहीं करते, या सिर्फ लूट और झूठ की बात करते हैं, जनता को भगाने की बात करते हैं। मैंने उनसे कहा था आपके पास अब भी है तो कोई मुझे पत्र दिखा दो। एसईआरसीपी में विधानसभा में कह रहे थे कि समझौता आपने ऐसा कर दिया। मैंने कहा आपका समझौता दिखा दीजिए ना, आपने कोई समझौता किया हो, कोई पत्र व्यवहार किया हो तो वो मेरे को दे दीजिए। आप मेरे को बता दीजिए आपने कितनी मांग की और मैं कितनी कर रहा हूं। यमुना समझौते में बताइए कि कितना करना है। अब ये कह रहे यमुना समझौते में इतना पानी, अरे आप बताइए ना आपको कितना पानी। भैरव सिंह जी ने कहा था कि 1917 क्यूसेक पानी चाहिए, मैंने 1917 क्यूसेक पानी पर यमुना समझौता आपके सामने किया। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम आपके बीच में आते हैं, हम वादे करके जाते हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, हर एक वादे को हम आपके बीच में पूरा करेंगे, हर एक वादे को हम पूरा करेंगे। आपने देखा होगा डीजल पेट्रोल पर कितनी भ्रांति थी। प्रदेश के अंदर ही 5.5 रुपए तक का, 5 रुपए, 5.25 रुपए तक का अंतर था प्रदेश के अंदर। इस जिले में कम है, उस जिले में ज्यादा है, उस जिले में ज्यादा है, उसमें कम है। ये क्या है? ऐसे चलता है क्या? राजस्थान में डीजल पेट्रोल का भाव एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी हमने किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, 7 रुपए 58 पैसे से 3.5 रुपए तक पेट्रोल में राजस्थान में हमने कम किया है। डीजल के अंदर 6 रुपए 28 पैसे से लेकर के 3 रुपए 38 पैसे तक हमने डीजल में कम किया है। और हमने आपके बीच में वादा किया था कि हम डीजल पेट्रोल पर पैसा कम करेंगे। हमने 2 ही काम आपके बीच में किया है। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं। 3 महीने में आपने जो काम देखे, बहुत सारे काम हैं, मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा एक एक जनप्रतिनिधि, क्योंकि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के दुख और दर्द को सुनते हैं। हमारा यहाँ मंडल का अध्यक्ष हो, शक्ति केंद्र का संयोजक हो, हमारे बूथ की कमेटी हो, बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे हमारे मोर्चों के अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रकोष्ठों के हमारे संयोजक हो, हमारे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सरपंच से लेकर के सांसद तक कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हम जनता के बीच में हमारा जनप्रतिनिधि या हमारा कार्यकर्ता जो भी वायदा करके आएगा, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। इतना विश्वास हम आपको दिलाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। ये देश बनाने की बात करिए, देश बनाने की, प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने की बात करिए। मित्रों, हम आम नागरिक होने के नाते भी हमको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, हमको सोचना पड़ेगा। हमारा नागरिक होने का कर्तव्य है कि हम हमारे पड़ोसी की तरफ देखें कि हमारे पड़ोसी के साथ कहीं बीमार तो नहीं है। हमारे पड़ोसी को जो केंद्र की मोदी जी की योजनाएं, उनका लाभ हमारे पड़ोसी को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मेरे सामने वाले को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मेरी कोई बहन ऐसी तो नहीं है जिसको, दिव्यांग तो नहीं, जिसको किसी को सहारा देने की आवश्यकता। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हम एक नागरिक होने का कर्तव्य भी निभाएं, जनता के बीच में जाएं और जो भी योजना है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है, उनका लाभ दिलाने का काम हमें भी करना है, हमें भी करना है। मैं अंत में इतना ही आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये हमारा चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। आपने देखा होगा लगातार 2014 में 25 सीट देने का काम राजस्थान ने किया था, 2019 में भी 25 की 25 सीट दी थे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, किसी बहकावे में नहीं आना है। आपने देखा होगा हमने कितना मान और सम्मान किया था। आपने यह भी देखा होगा ये व्यक्ति नहीं, ये पार्टी है। आपने यह भी देखा होगा ओ देवेंद्र जी झांझड़िया को, उन्होंने आपके चेहरों का नाम रोशन करने का काम किया, नाम रोशन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था, पहली बार जब प्रधानमंत्री जी से मिले देवेंद्र झाझड़िया, जब गोल्ड मेडल लेकर के आए थे,
तो उन्होंने जब उनके घर की स्थिति के बारे में, उनकी जानकारी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ आज भी खेत में काम करती है, मेरी माँ ने सहारा दिया है। जब उनकी माँ साथ उनके मिलने गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसी दिन कह दिया था कि ये देवेंद्र ने चूरू का नहीं, पूरे देश का नाम रोशन किया है। और आपको ध्यान होगा, उनमें चूरू का नाम देवेंद्र झाझड़िया का मन की बात में भी उन्होंने लिया था, मन की बात में उन्होंने नाम लिया था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे मिलने वाले होंगे, हमारे दोस्त होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे, आप सभी को फोन करना है और ये नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधि देवेंद्र झाझड़िया को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है, ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। ये मेरे चूरू के और रतनगढ़ के सभी, हमारे उन सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जन की ये मेहनत है, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे एक व्यक्तित्व को, जिन्होंने मां भारती के लिए काम किया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है। हम सब, आपका कर्तव्य बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके उसको नरेंद्र मोदी जी के पास एक चूरू के कमल के फूल के रूप में हम उसको भेजने का काम करें। इतना मेरा आप सभी से निवेदन है। आप सभी लोग तैयार हैं? तैयार हैं? तो ऊपर हाथ खड़े करिए दोनों। अरे पंजा मत दिखाइए, इस पंजे ने कर दिया गंजा देश को। इसलिए हनुमान जी की मुष्टि बांधिए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।